जगदीशपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में चंदू नाम का एक किसान रहता था। चंदू बहुत ही अच्छा नेक इंसान था और बहुत सीधा साधा था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन चंदू अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी कमला उससे बोली, मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। चंदू बोला, क्या हुआ कमला? कमला बोली, आज सुबह से रमा ना तो कुछ खा रही है न पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चंदू बोला, कमला तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर चंदू अंदर अपनी बेटी रमा के पास जाता है। रमा, जिसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी, चंदू से बोली, पिताजी। रमा आंख बंद करके लेटी हुई थी। जैसे ही उसने अपने पिता की आवाज सुनी, रमा ने अपनी आंखें खोल दी। चंदू ने पूछा, क्या हुआ रमा? तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। रमा बोली, पिताजी मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। रमा की बात सुनकर चंदू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चंदू की बेटी रमा काफी समय से बीमार चल रही थी। चंदू अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर रमा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर चंदू अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। कमला बोली, आखिर आप रमा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? चंदू बोला, तुम चिंता मत करो कमला, रमा के वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी होगी। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी बेटी रमा का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। कमला दुखी होते हुए बोली, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? चंदू बोला, कमला मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहा हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर चंदू अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक चंदू गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि चंदू के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य जी चंदू की ओर देखकर बोले, क्या हुआ चंदू, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? चंदू बोला, आज मेरी बेटी रमा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर रमा को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बोलकर चंदू फूट फूट कर रोते हुए वैद्य से दोबारा बोला, अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। चंदू की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। कुछ देर बाद वो चंदू के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो चंदू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बेटी को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। रामनगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहाँ जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काटकर राज्यों में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी सही हो जाएगी। वैद्य बोले, ईश्वर करे ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर चंदू अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब चंदू अपने खेत की फसल कटा के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए चंदू के घर पर आ पहुंचा और चंदू से बोला, चंदू गजब हो गया। चंदू बोला, क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मुखिया बोला, जो खबर मैं लेकर आया हूँ उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताइए मुखिया जी, क्या हुआ? चंदू ने पूछा। मुखिया बोला, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई, तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर चंदू दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। चंदू ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। चंदू अपना सिर पकड़कर रोने लगा। तभी वहाँ मुखिया आ पहुँचा। चंदू मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी, सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया रमा का रामनगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगी। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मुखिया चंदू से बोला, चंदू तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी? चंदू रोते हुए बोला, आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी, बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुखिया बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर चंदू अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया बोला। मुखिया चंदू को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, चंदू को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। जमींदार बोला, ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री सोनाक्षी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। चंदू बोला, मैं तैयार हूँ जमींदार जी। आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे, मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगी। जमींदार ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली चंदू को पकड़ाई। चंदू स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी कमला को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छा आदमी निकला कमला। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो न जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। कमला बोली, आप सही कहते हैं। अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। चंदू उसी दिन अपनी पत्नी कमला के साथ अपनी बेटी रमा को लेकर रामनगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वो बूढ़ा वैद्य रमा की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में चंदू की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें चंदू, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। ये सुनकर चंदू और उसकी पत्नी कमला बुरी तरह से घबरा गए। चंदू बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। वैद्य बोला, चंदू, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती है जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। चंदू और कमला फूट फूट कर रोने लगे। वे दोनों उदास मन से अपनी बेटी रमा को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर कमला रोते हुए चंदू से बोली, तो क्या हमारी बेटी रमा अब कभी सही नहीं हो पाएगी? चंदू बोला, हिम्मत मत हारो कमला। मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी बेटी रमा सही हो जाएगी। अरे, रामनगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्यों में ऊंचे वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी जरूरी है, क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है। अगले दिन चंदू कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहाँ जमींदार अपने साथी सरजू के साथ आ पहुँचा। जमींदार ने चंदू की ओर देखकर कहा, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर चंदू बुरी तरह चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? चंदू की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा उसका मित्र जोर जोर से हंसता हुआ बोला, तुम मूर्ख हो चंदू। तुमने ये भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी? चंदू हैरान होकर बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। जमींदार बोला, इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ चंदू। दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। जमींदार की बात सुनकर चंदू बुरी तरह चौंक पड़ा। जमींदार फिर बोला, हाँ, मैंने ही आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिरकर कर्ज लेने के लिए आखिरकार मेरे पास ही आओगे। और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। चंदू गुस्से से बोला, ये तो गलत है। जमींदार किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कोई भी इंसान सुख से नहीं जी पाया। जमींदार हंसते हुए बोला, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं चंदू। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मारकर बाहर निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। आज से ये खेत मेरा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते।